Dear students, today we will discuss endoplasmic reticulum part B। कि जो हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एक नेटवर्क की तरह होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है सेल में, जिससे कि एक सेल को रिजिडिटी या फ्रेमवर्क प्रोवाइड रहता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं RER। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस की वजह से निर्धारित होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स की वजह से, जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं ये किस में नहीं होंगे, ए ग्रैनुलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होंगे, और जो ग्रैनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा उसमें ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स या ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब कोई सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं SER और RER कि कौन सी रिक्वायरमेंट है सेल को, कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस ज़्यादा करना है या आपके जो नॉर्मल जो फैट्स या लिपिड्स का सिंथेसिस से रिलेटेड ज़्यादा जो काम होगा। तो SER और RER चेंज करते हैं इनटू ईच अदर जैसे ही कोई सेल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेल इज़ व्हाट, सेल इज़ डायनेमिक, सेल इज़ फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि जो रफ है उसमें छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और स्मूथ में ऐसे आपको स्मूथ सरफेस दिखाई देता है जिसमें कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डायग्राम देखें, जैसा कि हम राइट साइड में ग्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि रैट लिवर सेल्स का एक डायग्राम है जिसमें उसका जो साइटोसोलिक जो फेस होता है, साइटोसोलिक फेस कौन सा होता है, जो साइटोप्लाज्म की ओर फेस कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का। तो जो साइटोसोलिक जो फेस है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं नीचे जो डायग्राम है उसमें हमने देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लेडिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या निर्माण कर रहे हैं, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण जो हो रहा है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है उसमें। और क्योंकि ये जो है यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देयर इज नो ग्रैन्यूल प्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है आपके एज पर द सेल रिक्वायरमेंट। सेल को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या सेल को रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स की ज़्यादा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अगर सेल को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की ज़्यादा तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी मोर एक्टिव, जैसा कि हमें रैट के लिवर सेल्स में यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें लेडिक सेल्स में यहाँ इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अब हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य प्रणाली होती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत तरह के इम्पॉर्टेंट लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टेरॉयड और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करना, सिंथेसिस करना फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का। पहला जो कार्य है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। अभी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक तरह का रूट प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स एज प्रोटीन्स विद इन द सेल। तो कैसे करेगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है ये किसके थ्रू होगा, वेसिकल्स के निर्माण के थ्रू होगा, जिससे कि वेसिकल्स के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन्स को उनके निर्धारित स्थलों की ओर। तो ये जो SER है ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गए हैं उनको सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में उनको ट्रांसपोर्ट करेगा टू गोल्जी अपैरेटस। दूसरा जो कार्य है इसका स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म का। कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में। ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है ये एक तरह से प्रीकर्सर होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए और बाइल एसिड्स के लिए। फिर होता है रिलीज अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। SER जो है जो कि अटैच करता है रिसेप्टर्स टू कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और स्टोर करता है कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे स्टोर करेगा कैल्शियम को, साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्राइएटेड मसल सेल्स में।
ये जो स्ट्राइएटेड जो मसल सेल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, इनमें क्या होता है, निरंतर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। ये जो संकुचन होता है या रिलैक्सेशन होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है कैल्शियम आयंस की। तो मसल जो सेल्स होती हैं वहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम को क्या करेगा, साइटोसोल से यूज़ करेगा। यूज़ कैसे करेगा, कैल्शियम ATPase पंप से, जिससे कि एक रैपिड रिस्पॉन्स होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स के लिए। उसी तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है, सिंथेसिस होता है फैटी एसिड्स का, ग्लिसराइड्स का, स्टेरॉइड्स का, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं और स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं जिनको हम स्फेरोसोम्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो बायोसिंथेसिस है वो ज़्यादातर मेम्ब्रेन में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसमें सहयोग रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जो लिवर है उसमें हम देखते हैं कि हिपैटोसाइट जो सेल्स होती हैं, लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्रोडक्शन करेगा लिपोप्रोटीन्स का। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड्स, स्टेरॉइड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का है, ये स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स में होता है, इनको हम स्फेरोसोम्स कहते हैं। और ये जो SER है ये किसके साथ में काम करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ में काम करता है फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। ये जो हमारा रिजर्व फूड होता है सेल्स में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का रूपांतरण होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है फिर वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका ग्लूकोज और फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज और फॉस्फेट में होता है बाय एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है SER में, एनिमल सेल्स में। अब ये जो ग्लूकोज जो यहाँ पे निर्मित हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा पहले सिस्टर्नल स्पेस में और फिर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में या फिर ब्लड स्ट्रीम में, जिसमें कि रेड ब्लड सेल इसको यूज़ कर सकें ग्लूकोज को, या हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकें ग्लूकोज को। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं SER में जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं, जैसे कि होते हैं एमाइलेज। अमाइलेज हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च का, और ग्लूकोरोनिडेज जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। ऐसे ही एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रूपांतरित करेगा ग्लूकोज और फॉस्फेट में, जिससे कि जो आपका स्टोर्ड जो था रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज नाउ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन हमारा क्या था, रिजर्व फूड मटेरियल था। अब उस रिजर्व फूड मटेरियल को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, जब वो रूपांतरित होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और फिर वो रूपांतरित होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस प्रेजेंट है जो कि उसको कन्वर्ट करेगा किसको, ग्लाइकोजन को, जो कि रिजर्व फूड है, इनटू ग्लूकोज एंड फॉस्फेट। ऐसे ही बहुत सारे के एंजाइम्स और प्रेजेंट हैं, जैसे कि एमाइलेजेस है जो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है, या ग्लूकोरोनिडेज है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स से रिलेटेड है। ये जो एंजाइम्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को अदर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स में जो कि वाटर सॉल्युबल हो जाएं, जो कि ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएं पूरी सेल में। ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है इंपॉर्टेंट ड्रग्स का और केमिकल्स का, और ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम P450 उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो साइटोक्रोम P450 है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में। साइटोक्रोम P450 एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस करने की एज फॉर्म व्हेन इट बाइंड्स विद सबस्ट्रेट। ये जो रिड्यूस फॉर्म होती है ये एब्जॉर्ब करती है लाइट को, 450 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की लाइट को, इसलिए इसका नाम दिया जाता है साइटोक्रोम P450। अब ये जो क्या करेगा, ये अटैच करेगा
कोई ड्रग जो है वो अटैच करेगा इस साइटोक्रोम P450 से। अब ये जो आयरन है Fe3+ जो कि प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, Fe3+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में। और ये किसके थ्रू होगा, NADPH डिपेंडेंट साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। अब ये जो रिड्यूस जो साइटोक्रोम P450 है ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन से। अब एक एटम जो ऑक्सीजन का है वो ऑक्सीडाइज करेगा सबस्ट्रेट को और कन्वर्ट करेगा किसको, Fe2+ को Fe3+ में। और दूसरा जो एटम है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ड्रग को। लिबरेशन हो जाएगा एक मॉलिक्यूल वाटर का। इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है ड्रग्स का, जिसमें साइटोक्रोम इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 जो कि रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। जब कोई ड्रग उनसे जुड़ जाता है तो Fe3+ गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2+, फेरस में हो जाएगा। और फिर जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो वापस से Fe2+ गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe3+। दूसरा जो ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा उस ड्रग को और अल्टीमेटली लिबरेशन हो जाता है आपके वाटर का। जैसे हम इस डायग्राम से इसको और अधिक रूप से विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे साइटोक्रोम्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे साइटोक्रोम P448, साइटोक्रोम B5 वो भी प्रेजेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये ज़्यादातर जो हैं साइटोक्रोम B5 हम उसको यूज़ करते हैं फॉर डीसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब कुछ और जो कार्य हैं SER के वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें SER एस्टेब्लिश करता है एक लिंक साइटोप्लाज्म ऑफ दो सेल्स में थ्रू प्लाज्मा और डेस्मेटा। ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है जो भी हमारे निरंतर जो सिंथेसिस हो रहा है, निर्माण हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसी तरह से ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का भी काम करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एक्शन होगा, स्टोरेज होगा एंजाइम्स का और दूसरे प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह से आज आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। थैंक यू।